हेलो बच्चों, क्या हाल है आप सबका। आई वेलकम यू ऑल टू योर ओन चैनल स्मार्ट स्टडी एजुकेट्स। आज बच्चों हम बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन की। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन एक फोर्स है, हम ऑलरेडी पिछले लेक्चर में समझ चुके हैं। फ्रिक्शन ब्रॉडली दो टाइप्स की होती है। या तो फ्रिक्शन हो सकती है स्टैटिक फ्रिक्शन, या फिर फ्रिक्शन हो सकती है डायनेमिक, that is kinetic friction. Static friction and kinetic friction. चलिए पहले static friction की बात करते हैं। एक एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट है A, जैसे पिछले लेक्चर में था, और इसके ऊपर एक ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है B। अभी इन दोनों पे कोई फोर्सेस, नेट फोर्सेस एक्ट नहीं कर रही। हमने ऑब्जेक्ट बी को इधर मूव करने के लिए कुछ फोर्स अप्लाई की ए, Fa। फिर भी ये ऑब्जेक्ट बी नहीं खिसकता, तो आपकी फोर्स गई कहाँ? आंसर है, आपकी फोर्स को फ्रिक्शनल फोर्स ने बैलेंस किया। बट कौन सी फ्रिक्शनल फोर्स? यहाँ पे मोशन तो हो ही नहीं रही थी पहले से। तो मैंने क्या कहा था, फ्रिक्शन फोर्स तब भी लगती है जब रिलेटिव मोशन हो, और तब भी लगती है जब इंटेंशन ऑफ मोशन हो। तो यहाँ पे रिलेटिव मोशन तो नहीं है, बट इंटेंशन ऑफ मोशन तो है। तो स्टैटिक फ्रिक्शन कब अप्लाई होती है? स्टैटिक फ्रिक्शन अप्लाइज व्हेन रिलेटिव मोशन इज ज़ीरो। मतलब दो ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे के विद रिस्पेक्ट टू मूव नहीं कर रहे। बेसिकली यू कैन से नो मोशन विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर। एंड स्टैटिक फ्रिक्शन ऑटो एडजस्टिंग होती है। मतलब इसका मतलब बताते हैं, इट अप्लाइज व्हेन रिलेटिव मोशन इज ज़ीरो, एंड वी कैन से व्हेन इट अप्लाइज when there is इंटेंशन ऑफ मोशन। तो मोशन होने की इच्छा है बट मोशन हो नहीं रही, वहाँ पे स्टैटिक फ्रिक्शन अप्लाई होती है। बेसिकली स्टैटिक फ्रिक्शन दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में लगती है जो एक दूसरे के रिस्पेक्ट टू रेस्ट पे होते हैं। ठीक है, अच्छा, अब स्टैटिक फ्रिक्शन की दो टाइप्स होती हैं। पहली स्टैटिक फ्रिक्शन है ऑटो एडजस्टिंग, एंड दूसरी है मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन, जिसको हम लिमिटिंग फ्रिक्शन भी कहते हैं। हम इनको समझेंगे डेप्थ में, बट मैं आपको एक आइडिया देता हूँ। ऑटो एडजस्टिंग क्यों कहा जाता है स्टैटिक फ्रिक्शन को? एक एग्जांपल है, आपने एक अलमीरा को खिसकाना है, राइट? आपने अलमीरा पे पहले 10 न्यूटन का फोर्स लगाया और वो अलमीरा मूव नहीं की। इसका मतलब अगर आपका 10 न्यूटन इधर को लग रहा है तो स्टैटिक फ्रिक्शन -10 न्यूटन इधर को दे रही है, तो दोनों फोर्सेस कैंसिल हो गई, अलमीरा का मोशन ज़ीरो है। आपने अपना फोर्स 20 न्यूटन कर दिया, फिर भी अलमीरा मूव नहीं की, तो इसका यही मतलब हुआ ना कि अगर आप 20 न्यूटन इधर लगा रहे हैं तो -20 न्यूटन इधर लग रहा है और फोर्सेस कैंसिल हो रही हैं। आप खुद सोचिए, ना सरफेस बदला, ना ऑब्जेक्ट बदला, ना आप बदले, फिर भी आपकी बढ़ाई फोर्स को फ्रिक्शन ने बैलेंस कर लिया। तो क्या इसका ये मतलब नहीं कि फ्रिक्शन अपने आप को बढ़ा रही है? अच्छा, ये सोचिए, अगर आप 20 न्यूटन के बाद वापस 15 न्यूटन लगाएं तो अब भी मोशन नहीं होगी। ऐसा थोड़ा है कि इधर 20 न्यूटन लग रहा था, पहले आपने 20 इधर लगाया, 20 इधर लग रहा था, अब आप 15 लगा रहे हैं तो -5 ही मोशन इधर हो जाएगी। ऑब्जेक्ट अपने आप तो मूव करेगा नहीं, उल्टा। मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन आपकी अप्लाइड फोर्स के मुताबिक खुद को एडजस्ट कर लेती है, इसलिए स्टैटिक फ्रिक्शन को ऑटो एडजस्टिंग फ्रिक्शन भी कहा जाता है। बट एक ऐसा टाइम आएगा जब आप अपनी फोर्स बढ़ाते जाएंगे और फिर आपका ऑब्जेक्ट मूव कर जाएगा। वो फ्रिक्शन, वो स्टैटिक फ्रिक्शन जो मैक्सिमम होती है, जिसके जस्ट बाद मोशन शुरू हो जाती है, उस स्टैटिक फ्रिक्शन को लिमिटिंग फ्रिक्शन कहा जाता है, जो कि हम आगे आने वाले लेक्चर्स में पढ़ेंगे भी। तो ये स्टैटिक फ्रिक्शन की कहानी है। इसमें एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताऊं, स्टैटिक फ्रिक्शन की वजह से ऑब्जेक्ट्स गेट लॉक्ड। क्या मतलब है इसका? इसका ये मतलब है कि एक ऑब्जेक्ट की दूसरे के मुकाबले मोशन नहीं होती। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आपने कोई फुटवेयर डाला हुआ है, लेट्स से कोई चप्पल डाली हुई है, और आप ज़मीन पे चलते हैं।
बेसिकली आपके पैर और चप्पल में एक फ्रिक्शन है, तभी जब आप अपना पैर उठाते हैं चप्पल उसके साथ आती है, और जहाँ पैर रखते हैं चप्पल आपके साथ साथ रहती है। अगर फ्रिक्शन ना होती तो चप्पल को आपके पैर से खिसक जाना चाहिए था। थिंक अबाउट इट, आपके फुटवेयर पे, आपकी चप्पल पे ऑयल गिर जाए तब भी क्या आपकी चप्पल उतनी टिकी रहेगी पैर के ऊपर? नो, क्योंकि आपने फ्रिक्शन कम कर दी है। तो स्टैटिक फ्रिक्शन की वजह से दो चीज़ें आपस में चिपक जाती हैं, मैं कहूँगा लॉक हो जाती हैं। चिपकना डजंट मीन कि ग्लू के साथ चिपकना जैसा, बट लॉक हो जाती हैं। सो दिस इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। अब बात करते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन की। काइनेटिक फ्रिक्शन तब लगती है जब एक्चुअली रिलेटिव मोशन होती है, जब इंटेंशन ऑफ मोशन की बात नहीं हम करें, मोशन हो रही है दो ऑब्जेक्ट की एक दूसरे के रिस्पेक्ट टू। सो इट इज़ अप्लाइड और इट अप्लाइज व्हेन relative motion is occurring, relative motion is happening, right? Okay, and kinetic friction ये भी दो टाइप्स की होती है, बट इसकी वैल्यू कांस्टेंट है। इट इज कांस्टेंट, मतलब काइनेटिक फ्रिक्शन अपने आप को ऑटो एडजस्ट नहीं कर सकती जैसे स्टैटिक फ्रिक्शन करती है। And the two types of kinetic frictions are sliding friction and rolling friction। तो जब कोई ऑब्जेक्ट स्लाइड करता है दूसरे ऑब्जेक्ट पे तब जो फ्रिक्शन लगती है काइनेटिक फ्रिक्शन, वो कौन सी टाइप है? स्लाइडिंग। एंड जब कोई ऑब्जेक्ट दूसरे सरफेस पे रोल करता है, हम आगे पढ़ेंगे कि स्लाइडिंग और रोलिंग में क्या फ़र्क होता है, कैसे आप देख के बता सकते हो ये स्लाइडिंग हो रही है कि रोलिंग हो रही है। वहाँ पे जो फ्रिक्शन लगती है दैट इज़ रोलिंग फ्रिक्शन, एंड स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज़ ऑलवेज ग्रेटर और मोर देन रोलिंग फ्रिक्शन। और इन दोनों फ्रिक्शंस में से कौन ज़्यादा होता है? द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन, दैट इज स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू, दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, ये हमेशा ज़्यादा होती है काइनेटिक फ्रिक्शन के। इसका ये मतलब हुआ कि किसी चीज़ को रेस्ट पर से मूव करने के लिए आपको ज़्यादा फ्रिक्शनल फोर्स ओवरकम करनी पड़ेगी, बजाय जब वो ऑब्जेक्ट ऑलरेडी एक सरफेस पे मूव कर रहा है तब जो फ्रिक्शन लगेगी। इसलिए हम कहते हैं कि चीज़ों को इनर्शिया से हटाना, उनको रेस्ट से मूव कराना ज़्यादा मुश्किल होता है, ज़्यादा फोर्स डिमांड करता है एज़ कम्पेयर टू उनको फ्रिक्शनल फोर्स के मुकाबले चलाए रखना। आई होप आपको ये लेक्चर इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग एंड कीप आस्किंग क्वेश्चंस। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।